हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक तरफ थ्योरी की तैयारी करा रहा हूं और दूसरी तरफ मैं आपको फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जितने भी मिक्स टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उनको भी लेकर आ रहा हूं, उसका भी एक सीरीज चला रहा हूं। और दूसरी तरफ मैं एक तरीके से और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो खेल प्रशिक्षण हमारा है, तो उस खेल प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है, उन सभी के जितने भी खेल अभी तक संपूर्ण खेल प्रशिक्षण जो हैं उन सब के प्रतिपादक के नाम और कौन सा खेल ट्रेनिंग जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है वो किस फिटनेस कंपोनेंट्स को डेवलप करता है, और वहाँ पे उसके साथ साथ मैं आपको इन्वेंटर का नाम, इन्वेंटर का डेट दोनों बता रहा हूँ आपको। तो ये सारे आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने इससे पहले भी बताया, तो उसमें मैं पूरे मसल्स के निकनेम, खेलों में जो मसल्स यूज हो रहे हैं ना उनके जो उपनाम है, जो निकनेम है कि कौन सा राइडर मसल्स है, कौन सा टेलर मसल्स है, कौन सा बॉक्सर मसल्स है, कौन सा लिफ्टर मसल्स है, तो इन सब को आपको मैं बता रहा हूँ एक ही टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस पर आए हैं या मेरा पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप कुछ पुराने थ्योरीज़ और जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये 20 से सीरीज़ नहीं चल रहा है। मैंने इससे पहले 6 पार्ट डाल दिया है, ये 7वां पार्ट में डालने जा रहा हूँ ऑल मिक्स क्वेश्चंस के। और यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छे लेवल के एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा देखते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपनी तैयारी को भी जज कर पाएंगे कि आप कितने अच्छे तक तैयारी कर चुके हैं या नहीं कर पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोग 81 तक बात कर लिए थे और जल्दी मैं इसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप पे शेयर करने वाला हूं। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए नोट्स चाहिए तो। और अगर आगे की और तैयारी करनी है तो व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप के लिए मैंने नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, वहाँ पर आप हाई लिख कर मैसेज करिए व्हाट्सअप पर, मुझे आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर जोड़ लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और मैंने पेन कॉपी ले लिया है, आप भी लेकर बैठ जाइए। तो सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी यहाँ पर है कि सबसे पहला है व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड क्या है, तो पहले आपको बताना है एक टिश्यू है, लिक्विड टिश्यू है, ब्लड प्लेटलेट्स है या स्पेशल टिश्यू है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो एक लिक्विड टिश्यू है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, तो ये लिक्विड टिश्यू माना जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है ब्लड। आइए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हु डिक्लेयर्स द ओलंपिक गेम क्लोज। इनमें से कौन है जो ओलंपिक खेल को क्लोज करता है। याद रखिए क्लोज, ओपनिंग सेरेमनी की बात नहीं हो रही है, क्लोजिंग सेरेमनी की बात हो रही है। और लास्ट जब सारे प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं तो कौन इनको डिक्लेयर करता है कि ओलंपिक खेल बंद हो गया, तो ये करता है ऑप्शन ए, चेयरमैन ऑफ IOC। ठीक है, तो आप इससे अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अपेंडिक्स इज अ हेल्पफुल इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर। तो आपने सुना होगा कि जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें अपेंडिक्स नाम का एक ऑर्गन आपने पढ़ा होगा। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि अपेंडिक्स जो ऑर्गन्स मतलब जो बॉडी का पार्ट्स होता है स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन के पास होता है, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है। तो इसमें बताना है आपको हेल्पफुल इन डाइजेशन, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, हेल्प इन सिक्रेटिंग द डाइजेस्टिव जूस और नॉट हेल्पफुल इन एनी डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। या डाइजेशन के प्रोसेस में कोई भी अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, इसलिए देखा होगा आप लोगों ने कुल अपेंडिक्स का ऑपरेशन में जब होता है तो उसे काट के वहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई भी काम नहीं होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो ये देखिए आपको नए नए जानकारी मिल रहे हैं। अगर आप पहली बार है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप चैनल से और मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको ऐसे ही मैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको तैयारी करता रहूँगा। और सिर्फ UPTGT के बच्चे नहीं, DSSP के बच्चे भी इसको देख के मैं सबके लिए बना रहा हूँ। कुछ लोगों में वहम हो चुका है कि सिर्फ UPTGT का मैं टैग डालता हूँ UPTGT का, लेकिन कोशिश है सारे बच्चे देखें, जिसका भी एग्जाम आ रहा है, जहाँ जिसको फ़ायदा मिल रहा है वो वहाँ से फ़ायदा लेने की इसकी कोशिश करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल के देख लेते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मैं डिलीट कर दूं। हाँ, तो द बेसल मेटाबॉलिक रेट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू पर्सन अमाउंट ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि
इसमें ये बोल रहा है कि द बसल मेटाबॉलिक रेट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अ पर्सन अमाउंट ऑफ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बसल मेटाबॉलिक रेट होता है यानी बीएमआर होता है, ठीक है, इसको बीएमआर कहते हैं। तो जो बीएमआर होता है ये हर इंसानों में अलग अलग होता है। तो आपको ये बताना है कि उस किससे रिलेटेड होता है। तो इंसानों के वेट पर निर्भर करता है, फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है, मस्कुलर एनर्जी पर निर्भर करता है, या फिर लीन टिश्यू, इशू यहाँ पे हो गया है, सॉरी इसको टिश्यू कर लीजिएगा, टी यहाँ बढ़ा लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फिजिकल एक्टिविटी पे निर्भर करता है आपका बीएमआर। कितना आप कंज्यूम करते हैं एनर्जी को, उस हिसाब से यहाँ पे बीएमआर आपका निकलता है कि रेस्टिंग पीरियड में कितना कर रहा है और ड्यूरिंग एक्टिविटी कितना कर रहा है, उसका रेशियो निकाला जाता है। तो इसे हम बीएमआर कहते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ चल के। द फर्स्ट नेशनल मैराथन रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट। तो पहला जो हुआ था, बहुत सारे आपको किताबों मैंने देखा गलत आंसर मिला हुआ है, मैंने यहाँ पे चेक किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में पहला मैराथन रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत सारे बच्चे पुणे कहते हैं, पुणे गलत ऑप्शन है। आगे आइए बात करेंगे द स्टिक विच इज़ यूज टू हिट द बॉल इन गोल्फ। तो गोल्फ में जिस स्टिक से गोल्फ बॉल को हिट किया जाता है, उस स्टिक का एक स्पेशल टर्म यूज होता है। उस टर्म को में हम क्या कहते हैं, आइए उसको जानते हैं। पहला ऑप्शन है क्लब, गोल्फ स्टिक, गोल्फ हॉकी या हॉकी स्टिक। तो उसका जो नाम है वो है क्लब। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट होगा, यानी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लब। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और कुछ और अच्छा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। तो ब्लड इज प्यूरिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी बाई। तो ब्लड जो होता है वो प्यूरिफाइड होता है ह्यूमन बॉडी में। तो देखिए अब यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाइड होता है लंग्स के द्वारा भी, ठीक है, और ब्लड प्यूरिफाई होता है किसके द्वारा, किडनी के द्वारा यानी नेफ्रॉन के द्वारा, वहाँ भी आपका हो रहा है ब्लड प्यूरिफाइड। तो दोनों में प्यूरिफाइड, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन देखना है। क्या देखना है, ऑप्शन। तो ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया, हाइड्रोजन दिया है। तो इसमें जो सबसे राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हमको लंग्स लगाना है या किडनी लगाना है, ये नहीं देखना है यहाँ पे। प्यूरिफाइड ऑक्सीजन के द्वारा, क्योंकि जो लंग्स में प्यूरिफाई हो रहा है, एल्वोलाई में जो जा रहा है वो ऑक्सीजन ही तो जा रहा है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। द कार्डियो रिस्पिरेटरी कैपेसिटी इज रिलेटेड टू। अगर कभी हम बात करते हैं कार्डियो रिस्पिरेटरी, देखिए एरोबिक कैपेसिटी, कार्डियो रिस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी, इन सब का मतलब एक होता है, एरोबिक इंड्योरेंस, या फिर हम कहें कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस, या फिर हम कहें कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। तो तीनों का मतलब लगभग एक होता है। मतलब समझ लीजिए, एक सिंपल डेफिनेशन में बताने की कोशिश करूंगा। इट इज एबिलिटी ऑफ अ लंग्स और हार्ट टू प्रोड्यूस कंटिन्यू ऑक्सीजन फॉर द वर्किंग मसल्स। बस सीधा सा मतलब है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियो रिस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे कार्डियो से हार्ट आ जाएगा और रिस्पिरेटरी से लंग्स हो जाएगा। तो इन दोनों की ऐसी क्षमता जो एक्टिविटी के समय, गतिविधि के समय क्या करे कि हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके, इसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं, कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस या एरोबिक इंड्योरेंस, या फिर हम कह सकते हैं इसको कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। ये तीनों का मतलब एक होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो द कार्डियो रिस्पिरेटरी कैपेसिटी रिलेटेड टू द, तो स्ट्रेंथ से है नहीं, क्योंकि ये कब काम पड़ेगी, कब आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीजन ज़्यादा, जब आप कोई इंड्योरेंस वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन उनके लिए जिन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रखा है। ट्रेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम टास्क इज़ अ टर्म प्रोसेस। तो किसी कार्य के लिए, देखिए यहाँ पे सिंपल समझ लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी समझ लें। कुछ कार्य की तैयारी के लिए प्रशिक्षण एक अवधि प्रक्रिया है। तो ट्रेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम टास्क इज अ, तो लॉन्ग टर्म, यहाँ पे स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या स्मॉल टर्म। तो जो स्पोर्ट ट्रेनिंग होता है ना, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है आपका ट्रेनिंग। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और वहाँ पे भी देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
द यूजफुल मैथड ऑफ टीचिंग फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों में और गेम्स में जो यूजफुल टीचिंग मैथड्स होता है वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है आपका ऑप्शन ए पिक्चर्स, बी पोस्टर, सी ड्राइंग और डी ऑडियो विजुअल। तो इन सब में आपको देखिए है तो सभी सही, लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि आपने देखा होगा दंगल मूवी में उसके पिता ने उसको पोस्टर के द्वारा समझाने की कोशिश किया था। उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सीडी कैसेट के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि कैसे स्ट्रेटजी है। तो खेलों में टीच करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज। डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज इज, इनमें से कौन है जो डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाता है। तो एड्स है, डिप्थीरिया है, टीबी है और हुक वॉर्म है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है इसमें से, ऑप्शन डी हुक वॉर्म। तो ये जो फंगस होता है ना, ये क्या होता है डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाता है, मतलब हल्का सा उसका पानी भी अगर गिर जाए या किसी तरह के फंगस का या फिर किसी तरह की इचिंग का, तो वहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हुक वॉर्म होगा। आइए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे इन हेल्थ एजुकेशन द बेसिक प्रिंसिपल इज टू स्टार्ट फ्रॉम। अगर हम हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य शिक्षा को शुरू करने की बात कर रहे हैं, करने का मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है आपका वो होना चाहिए ऑप्शन डी नोन टू अननोन। ठीक है, तो पहले हम जो जानते हैं पहले उसको करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जहां तक हम फर्स्ट एड मदद कर सकते हैं वहां तक हम विक्टिम की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और वहां थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज वन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटअप्स। इनमें से कौन है ऑब्जेक्टिव का क्या सिटअप्स या सिटअप्स का क्या उद्देश्य होता है। सिटअप आप सभी जानते होंगे, जो हाथ ऐसे रख के और किसी से पैर पकड़वा के या कहीं पैर फंसा के हम जब पीछे की तरफ जाते हैं पेट पे उसको होता है इफेक्ट। तो इनमें से सबसे सटीक बताना है आपको। देखिए आपको सारे आंसर कंफ्यूज करने वाले लगेंगे, दो तो कंफ्यूज करेंगे आपको। तो ऐसे ही क्वेश्चन जब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो बताऊंगा कैसे इसको क्रैक किया जाए। टू डेवलप स्ट्रेंथ इन एब्डोमिनल मसल, तो कई बच्चे इसको मार देंगे, पक्का मार देंगे इसको कि स्ट्रेंथ डेवलप करता है। जी नहीं, अगर आप स्ट्रेंथ आप अगर सिटअप ज़्यादा करते हो तो स्ट्रेंथ के साथ साथ इंड्योरेंस को भी डेवलप करता है। आ रही बात समझ में। तो स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या करता है, इंड्योरेंस को भी डेवलप करता है। तो सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होगा, अगर सिर्फ ये कहा जाए कि सिर्फ स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है तो ये गलत बात है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कई बच्चे ये मार कर खत्म हो गए, आ रहे एग्जाम से क्वेश्चन आंसर की आ रहा है तो देख रहे हैं घर पे, अरे सर मेरा तो गलत हो गया। तो यही होता है फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स में, जब दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब दो ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि जिनमें एकदम बारीकियों से आपको ढूंढना है, तो आपको वहाँ पे माइंड सेट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं और जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट है टू गिव प्रॉपर शेप ऑफ एब्डोमिनल एरिया। तो सिर्फ इसके लिए नहीं करते हैं, प्रॉपर शेप के लिए। देखिए मैंने बोला था ना कि सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी बनाए हैं, क्योंकि आप देखे होंगे DSSB के एग्जाम्स में और इस बार जो TGT के एग्जाम्स आए थे उसमें भी क्वेश्चंस ऐसे थे कि 2-3 क्वेश्चंस जो ऑप्शन होते हैं 2-3, वो हमेशा इंसान को फंसा कर रखते हैं और कन्फ्यूजन में इंसान गलत मार देता है, जो तैयारी करके गया हुआ है वो गलत कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपको परफेक्ट छांटना है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस फैट एंड द लास्ट इज टू रिड्यूस वेट। तो इन सब में जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ज़्यादातर यूज होता है सिटअप्स का, टू रिड्यूस फैट। तो ऐसा बताइए कि अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आर्ग्यू करेंगे कि सर इससे अच्छा तो ऊपर वाला था। इसलिए आर्ग्यू करेंगे, मेरी बात समझिए आप, कि ज़्यादातर जो लोग होता है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सिटअप नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग सिटअप करते हैं, किसी का भी पेट अगर निकल जाता है तो कोच क्या करता है, टीचर क्या करता है, उनको सजेस्ट करता है कि आप सिटअप्स करो, है ना। तो जो मेन पर्पज होता है वो फैट यानी कि कम करने के लिए, जो एब्डोमेन फैट है उसको कम करने के लिए इसका यूज होता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे सिटअप्स का एक उद्देश्य पूछा है, ये खिलाड़ियों के लिए होता है ना कि स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल को स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन की बात करेंगे, सिटअप जो क्यों यूज करता है, वो सिटअप का यूज करता है रिड्यूस फैट के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कोई आर्ग्यू नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर आर्ग्यू करोगे और किस तरीके से कंफ्यूजन रहोगे तो हमेशा एग्जाम में गलत करे आओगे। और हमेशा आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा तैयारी करके भी जाते हैं लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। तो यही सब चीज़ों को मैं आपको एरर बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी ये सब सारी गलतियां की थी।
और फिर मैंने इसके बाद जब गलतियों को सुधारने का तरीका और एक सिस्टम खोजा, एक मेथड्स और एक टेक्निक खोजा, तो उसके बाद मैंने जितने एग्जाम्स हुए सारे क्वालिफाइड किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आगे भी देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हेल्थ प्राइमरली डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ पर्सन इज हेल्दी। तो वो स्वास्थ्य के निम्नलिखित पहलुओं में से कौन सा मुख्य रूप से निर्धारित करता है कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। तो इनमें से कैसे पता चलेगा कि आप स्वस्थ है कि नहीं, कौन बताता है? जीन्स बताता है कि आप स्वास्थ्य है कि नहीं, बायोलॉजी बताती है स्वास्थ्य है कि नहीं, कल्चर आपको बताता है कि आप स्वास्थ्य है कि नहीं, या फिर आप सोशल बताएगा आप स्वस्थ है कि नहीं। तो इनमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा बायोलॉजी, यानी हमारे ऑर्गन्स हमारे बताते हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजी ऑर्गन्स है वो बताते हैं कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। उनकी कैपेसिटी को ही जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आपका पल्स रेट चेक करते हैं, तो ये सब फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजी के टर्म्स होते हैं। तो इनके द्वारा ही आपका फिटनेस और थोड़ा बहुत हेल्थ के बारे में पता लगाया जाता है, हेल्थ के बारे में। आइए और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मुझे कमेंट जरूर करिए क्लास आपको कैसा लगा, और किसी तरह का सुझाव हो तो उससे भी आप बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्लास ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड ऑन फिंगर इंजरी। अगर कभी आपको फिंगर इंजरी हो गई है तो उसमें किस तरह का बैंडेज आप यूज करेंगे। अब क्रैब बैंडेज भी होता है, तो क्रैब बैंडेज बड़े और मोटे जगहों के लिए होता है, जैसे कि लेग वगैरह पे, हैंड्स वगैरह पे, लेकिन फिंगर्स में अलग एक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक होता है ट्रायंगुलर बैंडेज, टू निकेट बैंडेज, क्रैब बैंडेज या रोलर बैंडेज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, रोलर बैंडेज का यूज करते हैं, जो रोल कर सकते हैं आसानी से। तो आज का मेरा क्लास यहीं खत्म होता है और मैं नेक्स्ट क्लास भी लेकर आऊँगा आपको और इससे अच्छा क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके किसी भी साथी को या दोस्त को थ्योरी नहीं समझ में आता है तो उनको बोलिए कि मेरा थ्योरी क्लास देखिए, वहाँ थ्योरी में मैं चीज़ों को बिगनिंग से पढ़ा रहा हूँ, और जिसकी तैयारी हो गई है उनको बोलिए कि यहाँ पर आकर अपने आप को जज करें कि क्या वाकई उनके अंदर वो क्वालिटी आ गई है कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जज करने का बहुत अच्छा तरीका है, यानी कि एग्जाम से पहले का अच्छा तरीका है अपने आप को सही करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।